इजराइल ने देर रात लेबनान पर फिर से अटैक किया है और हमले में दक्षिण बेरूत में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। जीए और सादियात इलाकों में बमबारी की गई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण बेरूत में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमला किया गया है। जीए और सादियात का ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर हवाई हमला किया गया है, बमबारी की गई है। और लेबनान पर लगातार 9वें दिन इजराइल का भीषण हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इन इमारतों पर अटैक किया जा रहा है। ये देखिए भयानक हमला है ये, और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाती है। अफरा तफरी है। देखिए सड़क पे लोग भी हैं और जब धमाके होते हैं लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। और वहीं पश्चिमी लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। जेह शहर पर बारूदी बारिश की गई है। गैस स्टेशन के पास हवाई हमला, हमले की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। और इजराइल के हमले से लेबनान में भीषण तबाही। जी हां, इजराइल ने एक साथ किए ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया भीषण प्रहार। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत का दावा। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। जबरदस्त हमले, हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को टारगेट किया आईडीएफ ने और भीषण प्रहार किया। इजरायली वायु सेना ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को निशाना बनाया है। हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन तबाह हो गया। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन पर आईडीएफ ने बड़ा अटैक किया है। हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन तबाह हो गया। और देखिए आप देख सकते हैं गोल घेरे में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ड्रोन पर मिसाइल से अटैक किया गया और हिजबुल्लाह का ये ड्रोन था जिसे आईडीएफ ने मार गिराया। और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर किया रॉकेट से हमला। एक साथ 300 रॉकेट से किया हमला। आयरन डोम ने सभी रॉकेट को नाकाम किया। इजरायली सेना का दावा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 300 रॉकेट से एक साथ ये हमला किया गया। हालांकि दावा ये इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि आयरन डोम की वजह से ये हमला नाकाम हो गया। और वहीं बेरूत पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ के हमले में 6 लोगों की मौत की भी खबर है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई है। इब्राहिम कोबेसी की मौत पर हिजबुल्लाह बौखला गया है। और लेबनान में इजरायली हमलों से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये संख्या में इजाफा हो रहा है क्योंकि हमले भी रुक नहीं रहे। लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला जारी है। देखिए 48 घंटे की बात करें, 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं पिछले 48 घंटे में। और टॉप कमांडर इब्राहिम कोबेसी की इस हमले में मौत का दावा किया जा रहा है। और 558 लोगों की मौत अभी तक इस हमले में हो चुकी है, जिसमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। 94 महिलाओं की मौत हुई है। 1835 लोग जख्मी हुए हैं अभी तक के इन हमलों में। और वहीं लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद बाइडेन की चेतावनी। यूएन के मंच से बोले जो बाइडेन, फुल स्केल वॉर किसी के हक में नहीं, जंग का कूटनीतिक हल अभी संभव है। जो बाइडेन ने कहा है कतर और इजिप्ट की सीजफायर डील को आगे बढ़ाया जाए। लेबनान बॉर्डर पर बसे लोगों को घर वापस आने दिया जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, ये जो बाइडेन ने अपील की है कतर और मिस्र की सीज फायर डील को आगे बढ़ाने को लेकर, इससे जुड़ी क्या डिटेल्स मिल पाई है और अब आगे क्या होगा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमले लगातार अब तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह जहां बदला लेने की सोच रहा है तो वहीं आईडीएफ हर उस हमले की काट ढूंढ करके बैठा हुआ है।
देखिए, ये एक बात तो तय है कि फिलहाल अभी ना हिजबुल्लाह रुकने वाला है और ना ही इजराइल थमने वाला है। इसके बावजूद कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से राष्ट्रपति बाइडेन ये कह रहे हैं कि कूटनीतिक कोशिश हो रही है या कूटनीतिक प्रयासों के जरिए शांति लाई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर उसका कोई फर्क पड़। ऐसे समय में जबकि इजराइल और हमास के जंग को रोकने में पूरी दुनिया फेल हो चुकी थी, इस वक्त तो टेंशन बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इजराइल पर 300 से अधिक रॉकेट दागे हिजबुल्लाह ने। ऐसा नहीं है कि तबाही नहीं हुई, काफी तबाही हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के स्ट्राइक है उससे जबरदस्त तबाही हुई है। लग यही रहा है कि दूसरा गाजा बनने की ओर अग्रसर है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बयान के बावजूद भी कहीं शांति की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि इस युद्ध का स्केल और अधिक बढ़ेगा और ईरान के राष्ट्रपति ने जो कहा है, मैं बहुत हद तक उससे सहमत हूं कि इससे अब ये युद्ध भड़ककर एक रीजनल वॉर के तौर पर तब्दील हो सकता है और इजराइल ये चाहता है, लगभग इसी तरफ दिख रहा है। हाँ, इजराइल के पास भी दलील है कि चूंकि 9000 से अधिक रॉकेट से हमले किए गए हैं, इसलिए इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है और वो करता रहेगा। शुक्रिया आपका मनीष, पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर में हो रहे मतदान की। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 सीटों पर यह चुनाव चल रहा है आज और 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। कश्मीर संभाग की 15 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो आज मतदान और देखिए अकेले कश्मीर संभाग के 15 सीटों पर आज वोटिंग है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं मतदान करने के लिए, अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने जो आपको दिखाई वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें जो मतदान से पहले पूजा अर्चना करते नजर आए। इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। इरफान, मतदान को लेकर क्या अभी अब लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है? देखिए, बिल्कुल सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सभी जगह पर जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जहां आपने बताया कि 26 सीट्स पर आज के दूसरे फेज़ के मतदान होने हैं, जिसमें 15 असेंबली सीट्स कश्मीर के 3 ज़िलों की बताई जा रही हैं और वहीं 3 ज़िले जम्मू के आज चुनाव जहां पर कराए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 26 सीट्स पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर काफ़ी बड़े चेहरों की साख्त जो है वो आज दाव पे लगी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद 2 जगह से लड़ रहे हैं। गांदरबल जहां 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसके बाद वो बडगाम के बिरवा इलाके से भी लड़ रहे हैं जो कि एक अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला परिवार कुछ देर बाद इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, सोनवार लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पोलिंग बूथ है, यहां पर फारूक अब्दुल्ला और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मतदान करने के लिए आएंगे। करीबन 25 लाख से ज़्यादा आज मतदाता जो है जो पोलिंग केंद्र का रुख करेंगे और अपना जो यहाँ कैंडिडेट जो है वो चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं 10 साल बाद चुनाव है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। और वहीं तब जब काफ़ी तादाद में निर्दलीय मैदान में हैं और काफ़ी बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं, सियासी गहमा गहमी बहुत हद तक देखने को मिल रही है। जी इरफान, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए 2014 के बाद अब जाकर के चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और इसे लेकर के मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अंकित भट्ट भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे भी जानकारी हम हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर हमारे तमाम सहयोगियों की नजर बनी हुई। देखिए अंकित आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अंकित, फिलहाल आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? वहां पर किस तरीके का उत्साह मतदाताओं के बीच दिख रहा है जम्मू कश्मीर के सेकेंड फेज की वोटिंग को लेकर? देखिए, मैं इस समय नौशेरा में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं और लंबी लंबी कतारें जो है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इस जगह की बात की जाए तो काफ़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से खुद जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ से लड़ रहे। तस्वीरों में आप देखिए कि कुछ समय पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं। कोशिश करेंगे कि इनसे बात हो सके, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी वोट कास्ट करके है। सर, एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे लोगों को? आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का
मतदान हो रहा है जी। और सुबह से ही जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है। लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही लोग अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली आई है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों का परिणाम है। जिस प्रकार मोदी साहब ने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में की है, ये उसी का नतीजा है कि आज जबरदस्त मतदान हो रहा है। लोगों का, जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना है। वरना पहले अलगाववाद, आतंकवाद होता था, लेकिन मोदी साहब और अमित शाह साहब ने जो कमाल जम्मू कश्मीर में किया है, जो अमन शांति खुशहाली और भाईचारे को मजबूत किया है, ये उसी का नतीजा है। आज आप इमोशनल भी लग रहे थे, हमने सुबह से देखा। अपनी बातचीत जारी रखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। आगे हम बुलेटिन में बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। बुलेटिन में बात महाराष्ट्र के बदलापुर से जुड़ी हुई उसकी खबर की। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। मृतक अक्षय शिंदे के पिता ने लगाई है याचिका। पिता ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। जांच के लिए नए सिरे से एसआईटी गठित करने की मांग की है। हाई कोर्ट में आज सुबह 11 बजे इस पर सुनवाई है। हाई कोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी। तो इस पूरे मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है और देखिए, अक्षय शिंदे के पिता की तरफ से याचिका दाखिल की गई। 11 बजे आज इसकी सुनवाई होनी है। 3 याचिकाएं अब तक इस पर दाखिल, इस मामले पर, इस एनकाउंटर को लेकर दाखिल की जा चुकी है। और बदलापुर शिंदे एनकाउंटर मामला, इससे जुड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 पिटीशन दायर हुई है। पहली पिटीशन आरटीआई एक्टिविस्ट केतन ने फाइल की है और दूसरी पिटीशन एडवोकेट असीम सरोदे ने फाइल की है। कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई है। तीसरी पिटीशन की बात करें, अक्षय शिंदे के पिता की तरफ से ये पिटीशन दायर की गई है और एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। इसमें जांच के लिए नए सिरे से एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। सुबह 11 बजे इस पर आज होनी है सुनवाई। तो ये है अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में लेकर अब तक 3 जो पिटीशंस दायर की गई हैं, उसको लेकर बड़ी जानकारी। और अक्षय शिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर कि क्या है इस रिपोर्ट में, क्या जानकारी सामने आई है। तो सिर में 1 गोली लगी थी, ये जानकारी सामने आ रही है और ज्यादा खून बहने से अक्षय शिंदे की मौत हुई है। 7 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी अक्षय शिंदे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। और अब आपको सुनाते हैं अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद पीड़ित बच्ची की मां ने क्या कहा है। त्याला कठोर शिक्षा होणारच होती ना, त्यांनी फाशी घेऊन घेतली, गोळी मारून घेतली स्वतःला। जर लोकांच्या तावे सापडलं असतं तो मेलाच असता पोते मोतने। अशा नरधमाला मारायलाच पाहिजे ना, पोलिसांनी जास्त करून हे करायचं। असे कृत्य करणाऱ्यांना लवकर लवकर फाशी द्यायला पाहिजे सरकारने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजीव, अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। 3 पिटीशन भी दायर की गई है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी राज्य सरकार पर हमलावर है कि एनकाउंटर इसलिए किया गया ताकि कुछ और लोगों को बचाया जा सके जो कि सरकार के करीबी हैं। अभी तक क्या जानकारी जुटा पाए हैं आप इस पूरे विवाद पर? देखिए, जो स्कूल के संचालक थे उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। अब थाने पुलिस कमिश्नर से भी कल इस बाबत बातचीत की गई तो उनका कहना था कि लगातार उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आरोपी ट्रेस नहीं हो रहे। तो सवाल वहां पर ये भी पूछा गया कि कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, सामान्य लोग थे और स्कूल के डायरेक्टर हैं, क्या वो देश छोड़कर फरार हो गए, महाराष्ट्र छोड़कर फरार हो गए? आखिर पुलिस ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? तो पुलिस का एक ही जवाब था कि हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सक्सेस नहीं हुए। रही बात अक्षय शिंदे के इनकाउंटर की, तो अक्षय शिंदे के इनकाउंटर के बाद अब विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या बड़े लोगों को बचाने के लिए, चूंकि अभी बड़ी गिरफ्तारियां हुई नहीं है, इसलिए अक्षय शिंदे का इनकाउंटर किया गया? वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कल तक
यही लोग उसी दिन फांसी देने की मांग कर रहे थे और अब जो है सवाल पूछ रहे हैं। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब अक्षय शिंदे के पिता ने फेक इनकाउंटर का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, इसके अलावा 2 अलग अलग और पिटीशन है, इसमें आज हाईकोर्ट की हेयरिंग होनी है। अगर हाईकोर्ट इसमें किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन देता है थाने पुलिस के खिलाफ, तो थाने पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय शिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें ये पता चला है कि अक्षय के सिर में गोली लगी थी, एक ही बुलेट लगा था। बुलेट लगने के बाद में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई। बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर के अब नया विवाद शुरू हो गया है, जिसमें विपक्षी पार्टियां भी राज्य सरकार से कई सवाल पूछ रही है। पर एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर कंगना रनौत से जुड़ी हुई, उनके बयान से जुड़ी हुई। किसान बिल पर कंगना के बयान से फिर बवाल मचा है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आया। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कंगना रनौत के उस बयान को जिसकी वजह से यह घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कंगना के बयान पर सियासी घमासान है। जी हां, क्या कहा गया है अलग अलग नेताओं की तरफ से, दलों की तरफ से, वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, कंगना के बयान पर सियासी घमासान। प्रमोद तिवारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी का गोपनीय प्लान सामने आ गया। इस बयान पर इनकी टिप्पणी ये है। वहीं दूसरी तरफ गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं ये बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं है, यानी बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया है, ये आधिकारिक बयान नहीं है बीजेपी का। और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी। ये कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि ये काले कानून अब कभी वापस नहीं आने वाले हैं। कंगना के बयान पर यह रिएक्शन आया है। और सुप्रिया सिनेत, इन कानूनों को हम कभी नहीं आने देंगे, ये कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं की तरफ से ये सारी बातें कही गई हैं।